दुनिया में यूके के बीच में अमेरिका दुनिया के अंदर हुआ और दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। बांग्लादेश में 200 रुपए का, दुनिया में हिंदुस्तान में 250 रुपए का। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता मुसलसल एक माह से हुकूमती तर्जुमान कौम को भारत में महंगे पेट्रोल की मिसालें पेश कर रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज भारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कौम से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। वो क्या वादा किया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, वज़ीर आज़म ने जो कहा था वो कर दिखाया। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने दो रोज कबल ही कौम को रिलीफ देने के ऐलान के साथ साथ पेट्रोल महंगा करने की नवीद सुनाई थी। गुज़श्ता रात जब कौम महंगाई के हाथों तड़पते चंद लम्हों के लिए सोने की कोशिश कर रही थी, एन उसी लम्हे कि नींद थी कि आती नहीं थी, बेचैनी थी कि जाती नहीं थी, अपने वादे की तकमील के लिए एन उसी लम्हे हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे की वजह पेट्रोलियम लेवी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में हालिया इजाफा आलमी मालियाती इदारे यानी IMF की शराइत पर किया है। हुकूमत एक जानिब IMF को अपनी शराइत पर कायल करने के दावे कर रही है, दूसरी जानिब रात की आलमी इदारे के सामने सरेंडर किया जा रहा है। गुज़श्ता शब जारी फरमान के तहत हुकूमत ने डीजल पर लेवी 8 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़ाई है और बढ़ाकर 12 रुपये 44 पैसे कर दिया है। पहले 8 रुपये 44 पैसे थी, 12 रुपये 44 पैसे हो गए। डीजल पर GST जो जनरल सेल्स टैक्स है 10 रुपये 32 पैसे कम करके 6 रुपये 75 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी 9 रुपये 5 पैसे बढ़ाकर 13.53 रुपये कर दी गई है और पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 6 रुपये 84 पैसे फी लीटर से कम करके 1 रुपये 43 पैसे फी लीटर किया गया है। रवा माली साल का बजट पेश करने से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 मरतबा इजाफा हो चुका है। 15 जून से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत मजमूई तौर पर 37 रुपये 26 पैसे तक महंगी हो चुकी हैं। 15 जून 2021 से अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 108 रुपये 56 पैसे से बढ़ाकर 145 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे से बढ़ाकर 142 रुपये 62 पैसे कर दी गई है। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद एक बार फिर भारत की मिसालें देकर अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। खरीदो फरोख्त होती थी वो बंद हो गई। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। $45 से अब पहुंच गया $85 पे। तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। आज हिंदुस्तान में वैसे वहां भी शोर मचा हुआ है, लेकिन वहां लीटर 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 146 रुपए का है, सबसे कम है। सर वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर इत्तलात भी आलमी मंडी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर अपनी जान खलासी चाह रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही आलमी मार्केट में तेल की कीमत एक माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमत 5% कम हुई है, जबकि पाकिस्तान में फिर आवाम को एक ही जवाब दिया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। कि आलमी मंडी में एक बहरान है। हमने ये किया था कि जो हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है कि तेल के ऊपर जो मुकामी टैक्सेस हैं उनको आप कम करते जाएं। अब ये अगर हम सेल्स टैक्स जो अपना जो टैक्सेस हैं तेल के ऊपर अगर वो अपने कायम रखते तो अब तक हम 180 रुपये का लीटर होता यहाँ पे तेल और हुकूमत इस मद में 450 अरब रुपया कमा चुकी होती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद कई सवालात हैं जो एक आम पाकिस्तानी हुकूमत से पूछ रहा है। क्या पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों का शाखसाना है? पेट्रोल IMF की शराइत पर महंगा हुआ है? क्या हुकूमती नाअहली महंगे पेट्रोल की वजह है? इन्हीं सवालात का जवाब आज ऑप जानिब से भी सामने आ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है, कोई तनासुब नहीं है। इसकी असल वजह वो डिवैल्यूएशन है कि जो 31 मई को पाकिस्तानी रुपया 115 रुपए पे था उसे लुढ़का के 175 पे डाल दिया। ये डिवैल्यूएशन जिम्मेदार है महंगाई की सुनामी की और इस डिवैल्यूएशन का ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी मसले से नहीं है।
अमीर रियासत ने कौम को इंडिया की मिसालें दी, मगर जब भारत में दिवाली का तोहफा सस्ते पेट्रोल की सूरत दिया जा रहा था तो हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रही थी। जब भारतीय अवाम दिवाली की खुशियां मना रहे थे, ऐन उसी लम्हे पाकिस्तानी कौम रात की तारीकी में आंसू बहा रही थी और इसी कर्ब की झलक आज कौमी असम्बली और सेनेट में भी देखी गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामंद तंगी तो साइकिल के जरिए पहुंच गए, जबकि दीगर रहनुमा भी हुकूमती पॉलिसियों पर सीखपा दिखाई दिए। तो पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे आप? ये ज़ालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये ज़ालिम हुकूमत भारत की है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। चीनी और गंदम के नाम पे यहाँ पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा, कौन सा अमल दरामद हुआ है? एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। ये हम लोगों को चोर कहते हैं। मामला सिर्फ महंगे पेट्रोल तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त अशियाए खोरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ 15 रोज में, महज 15 रोज में चीनी की कीमत में 55 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ये नहीं बल्कि मुल्क की तारीख में पहली बार एन क्रशिंग सीजन के दौरान, क्योंकि क्रशिंग सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल उससे शुरू होने से पहले ही मुल्क में सिर्फ 2 हफ्तों का जखीरा मौजूद है और ये ज़खायर भी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। खदशा है कि चीनी की कीमत अगले चंद रोज में 200 रुपए तक जा पहुंचेगी। सवाल यह है कि मुल्क में महंगी चीनी की वजूहात क्या है? क्रशिंग सीजन के दौरान ही चीनी की कीमतें आसमान की बुलंदियों तक कैसे जा पहुंची हैं? हुकूमत शुगर माफिया को कर्टेल करने में नाकाम क्यों है? चीनी की बुलंद परवाज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे आज रोजनामा जंग में एक खबर शाया हुई है जिसमें दावा किया गया है कि मार्च 2021 में FIA की जानिब से शुगर मिल्स मालिकान पर मुकदमात कायम किए गए, जबकि सिंध में 18 और पंजाब में 41 शुगर डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। इन मुकदमात और गिरफ्तारियों के बाद मुल्क से 70 से 75% मुस्तनद डीलर जो ऑथेंटिकेटेड डीलर्स थे, जो चीनी का कारोबार करते थे, वो चीनी के कारोबार से अलहदा हो गए। इसी खबर की तस्दीक की आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आज के खिताब में भी देखी गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सिंध में शुगर मिल्स की बंदिश महंगी चीनी की वजह बनी। एकदम 140 रुपए जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गए। मैंने पता चला है क्या हुआ, 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। कॉम्पिटिशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का इन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला कि इन्होंने FBR ने जो इन्होंने चीनी बेची थी, जो हमारी शुगर कमीशन रिपोर्ट में पता चला ऑफ बुक्स चीनी बेची थी, यानी कि चोरी करके जो चीनी बेची थी, जिसकी रिकॉर्ड सामने आ गया, 500 अरब रुपया FBR ने इनके ऊपर लगाया हुआ है कि मजीद इन्होंने टैक्स देना है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पर यह विकेट करें स्टे ऑर्डर। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दावा है कि शुगर मिल्स की बंदिश की वजह से चीनी महंगी हुई है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत शुगर मिल से ज़बरदस्ती स्टॉक उठाएगी? मंडी में चीनी की कीमत जो बढ़ रही है उसको कैसे काबू किया जाएगा, जबकि डीलर्स के जरिए होलसेल से होती हुई चीनी छोटी दुकानों तक पहुंच चुकी है? हुकूमत भी छोटे दुकानदारों पर जुर्माना आयद करके उन्हें चीनी सस्ती बेचने पर मजबूर कर रही है। सवाल यह है कि महंगे दामों चीनी खरीदकर दुकानदार सस्ती चीनी कैसे फरोख्त करेगा? हुकूमती दावों और हिदायत के बावजूद जुलाई से अक्टूबर के दौरान हुकूमत ने 85 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया, मगर शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से चीनी 105 रुपए फी किलो फरोख्त की गई। इसी दौरान मिल्स ने 30 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं। अब चीनी की कीमतों में हालिया तेज तरीन इजाफे के बाद महसूस हो रहा है कि मिल मालिकान नवंबर के महीने में भी 30 अरब रुपए इजाफी छाप लेंगे। हुकूमत ताहाल चीनी की कीमतें काबू करने में नाकाम है, बेबस दिखाई दे रही है, मगर शुगर मिल्स मालिकान 4 माह में 60 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकालने में कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों को महंगाई का सबब करार दे रही है। पेट्रोल और खुर्दनी तेल की मुवाजना आलमी मंडी से किया जाता है, लेकिन आज ही रोजनामा जंग में एक खबर शाया हुई है। खबर के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस के दौरान खुर्दनी तेल यानी जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमत में 130% इजाफा हुआ, यानी कुकिंग ऑयल की कीमत 160 रुपए से बढ़कर 369 रुपए किलो हो गई है। खबर के मुताबिक तकरीबन 300 के करीब 62 अफराद ने मार्केट के मजमूई 1500 अरब रुपए के मुनाफे को अपने कब्जे में ले रखा, यानी यहां पर भी एडिबल ऑयल के सेक्टर में भी कार्टेलाइजेशन हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे से मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल डीलर्स और मिडल मैन को मजमूई तौर पर अगस्त 2018 से सितंबर 2021 तक
170 अरब रुपए से 190 अरब रुपए तक इजाफी मुनाफा हासिल हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नवंबर 2019 से जुलाई 2020 और फिर अक्टूबर दिसंबर 2020 से जून जुलाई 2021 में सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल किया गया है, जबकि खुर्दनी तेल की कीमतों में आलमी सतह पर बड़ी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी रहा। यानी यहां पर जो हुकूमत का आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीजें बढ़ रही हैं, हम कैसे सस्ती दे सकते हैं, उसको बिल्कुल रद्द कर रही है ये दलील। हालांकि पाम ऑयल की दरामद पर ड्यूटी में भी जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक कमी की गई थी। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक खुर्दनी तेल की कीमतें 213 रुपए फी लीटर से 261 रुपए फी लीटर हुई। हालांकि आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें $750 फी टन से कम होकर $518 फी टन हो गई थी। इस मुद्दत में मैन्युफैक्चरर्स ने सारिफीन को रिलीफ फराहम नहीं किया। हालांकि उनकी औसत पैदावारी लागत 123.5 रुपए फी लीटर से 166.3 रुपए फी लीटर तक रही थी। इसी तरह उन्होंने इन 6 माह में 98 रुपए फी लीटर से 116 रुपए फी लीटर मुनाफा कमाया है। ये वो वक्त था जब वजीर आजम इमरान वजारत सनअत पैदावार और मुसाबकती कमीशन यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की थी कि वो नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि कम कीमतों का फायदा सारिफीन तक पहुंचे। यानी इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था महंगाई का, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी। वजीर आजम इमरान खान ने 7 अरब रुपए का यूटिलिटी रिलीफ पैकेज भी मंजूर किया था। खुर्दनी तेल की सनत में एक गिरोह ने 25 अरब रुपए से 30 अरब रुपए मुनाफा 2020 की पहली छमाही में हासिल किया है, जबकि वजारत सनअत पैदावार के ज़िम्मी इदारे के दाखिली ऑडिट से यह बात भी सामने आई है कि घी और तेल को दी गई सब्सिडी से 69,91,17,000 रुपए का खसारा हुआ है। वज़ीर आज़म ने मार्च 2020 में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के हवाले से इंक्वायरी का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक इस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई है, जबकि रेगुलेटर्स रिकॉर्ड इजाफे पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम शहरियों की जिंदगी जीरन बना दी है, वहीं हुकूमती इत्तेहादी भी हुकूमत से दूर दूर दिख। मुस्लिम लीग काफ का शिकवा है कि हुकूमत मुशावरत नहीं करती, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दूसरी तरफ कह रही है कि हुकूमत से अलहदगी के लिए अलहदा भी हुआ जा सकता है इस महंगाई के मामले पर। इस हवाले से इत्तेहादियों का क्या रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। अज़ियतनाक महंगाई है, आम आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन इन्होंने मुशावरत ना करके मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा अमल नहीं किया। पॉलिसीज़ वफाक बना रहा है, जो कुछ भी पेट्रोल के ऊपर जिस तरह कीमतें डीजल के ऊपर बढ़ रही हैं, जिस तरह डॉलर जो है वो एक ऊंची उड़ान उड़ रहा है, और अभी आगे नवंबर में ही और दिसंबर में गैस का एक शदीद बहरान सामने खड़ा हुआ है। पॉलिसीज बनाते वक्त मशावरत करनी चाहिए। बदकिस्मती से ये जब फैसले हो रहे होते हैं तो वो उन फैसलों में MQM शामिल नहीं होती है। अब ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। वो इत्तेहादी कह रहे हैं कि जिनके जोर पर हुकूमत खड़ी है, और अगर इत्तेहादी ये सब कुछ कह रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमत ज़वाल पजीर है। अच्छे दिन ना तो आवाम के लिए हैं, ना ही हुकूमत के लिए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों के शिकवे और शिकायत के बीच आज ही हुकूमत के अपने इदारे यानी इदारे शुमारियात ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, और इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.67% इजाफा हुआ है, जिसके बाद महंगाई की हफ्तावार मजमूई शरह 15.2 तक जा पहुंची है, जबकि कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 16.43% पर जा पहुंची है। इदारा शुमारियात ने बताया है कि महज एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। टमाटर औसत 20 रुपये 9 पैसे फी किलो, चीनी औसतन 5 रुपये 56 पैसे फी किलो महंगी हुई है, जबकि एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 77 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ है। ये वो तमाम अशिया जिसका ताल्लुक एक आम आदमी से है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में घी की फी किलो कीमत 10 रुपये 21 पैसे बढ़ी है। महंगाई का ये तूफान कब थमेगा, एक आम आदमी सवाल कर रहा है, इस्तफसार कर रहा है। हुकूमत इस सुनामी के सामने बंद बांधने में नाकाम क्यों हो रही है, ये भी सोचने पर मजबूर है। एक आम आदमी जो सर पटक रहा है, उसके लिए मजीद कितने मुश्किल हालात आने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जब महंगाई बढ़ती है किसी भी सेक्टर में, हुकूमत ये कहती है असल में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, हम क्या कर सकते हैं? अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो हाल ही में $85 फी बैरल से नीचे आके $81.99 फी बैरल यानी तकरीबन $82 फी बैरल तक पहुँच गई है। यानी तेल आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इज इट जस्टिफाइड डॉक्टर साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारा दरामदाद होता है तेल का, उसका आज की कीमत से इतना इमीडिएट लिंक नहीं होता है, कुछ लैग होता है जिसे कहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो कि कीमतें कुछ हफ्ते पहले ज़्यादा थीं और थोड़ा सा उनमें गिरावट आई है, तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि हुकूमत को अब ये तय करना पड़ रहा है IMF के प्रेशर में आकर कि हम सेल्स टैक्स का रेट क्या रखेंगे, ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीजल ऑयल पे, और हम पेट्रोलियम लेवी कितना लगाएंगे। मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद ये बहुत ही कुछ हद तक अजीब सी चीज़ है। इस तारीख को कीमतें बढ़ाई गई हैं, जबकि आम तौर पे या तो पहली तारीख या 15 तारीख को बढ़ाई जाती हैं। जी। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जब पिछले मर्तबा पहली तारीख को हुकूमत ने कीमतें नहीं बढ़ाई, तो इस पर IMF का बहुत प्रेशर पड़ा है और उसके नतीजे में मजबूरन हुकूमत को 8 रुपए लगभग बढ़ाना पड़ा है। यानी कि लग ये रहा है कि IMF बहुत सख्ती ले रहा है पाकिस्तान के साथ इस मर्तबा। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सेल्स टैक्स और लेवी से मुताल्लिक, क्योंकि सेल्स टैक्स तो कम देखा जा रहा है लेकिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ी है। तकरीबन पेट्रोल पर सेल्स टैक्स जो है वो 6.84 रुपये फी लीटर से कम करके 1.43 दिखाई दे रहा है। 1 रुपये 43 पैसे जो है उस पर आ गया है। अगर हम लेवी की बात करें तो 9 रुपये 5 पैसे से बढ़ाकर इसको तकरीबन फी लीटर 13 रुपये 53 पैसे कर दिया गया है। लेवी बढ़ रही है, सेल्स टैक्स कम हो रहा है, तो इस मैनिपुलेशन के पीछे क्या वजह है सर हुकूमत? इसके पीछे वजह यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो डिविजिबल पूल में नहीं है, यानी कि इसका जो शेयर है तकरीबन 57.5% ये नहीं जाता है प्रोविंसेस को। ठीक। अलबत्ता सेल्स टैक्स जो है वो चूंकि डिविजिबल पूल में है, तो 7वें NFC अवार्ड के तहत 57.5% सेल्स टैक्स के रेवेन्यूज प्रोविंसेस को देते पड़ते हैं। इसलिए हुकूमत की अब नई स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने पास जितना हो सके ज़्यादा रेवेन्यूज रखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। तो इसलिए आप देखेंगे कि शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम सेल्स टैक्स टू पेट्रोलियम लेवी। यानी फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो जितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन कर सके वो करे, क्योंकि हमेशा उनका शिकवा रहा है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी रकम NFC पूल में चली जाती है, प्रोविंसेस के पास चली जाती है, फेडरल के पास कुछ नहीं बचता है। तो आप क्या देख रहे हैं सर, क्योंकि आपने पिछले दिनों इस कंसर्न का इजहार किया था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास शायद उनकी किटी में इतने पैसे हों कि जो डेट सर्विसिंग को पे करने के लिए हों, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं हमारी उसमें ही चले जाएँ। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी कि कॉमनर के ऊपर प्रेशर डाला जाए और इस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए लेवी को, जिसको खान साहब माजी में बहुत कंडेम करते रहे? दरअसल बात यह है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट तकरीबन हमें कहा जाता है काफी दिनों से कि फाइनल स्टेजेस में है, मगर वो फाइनल स्टेज अभी तक नजर नहीं आया है। IMF शायद प्रेशर ये डालेगी कि सेल्स टैक्स जो है सो है, उसके ऊपर आप पेट्रोलियम लेवी जो है 30 रुपए फी लीटर आपने बजट में कमिटमेंट किया था कि 610 अरब आप उठाएंगे। आपने इस पहले 3-4 महीने में मुश्किल से 30 या 40 अरब उठाए हैं, तो गैप बेतहाशा पैदा हो गया है रेवेन्यूज में। तो ये दरअसल एक बहुत ही की पॉइंट है नेगोशिएशंस में। हमें ये देखना है कि आगे चलकर पाकिस्तान की हुकूमत जो खसारा पैदा हो रहा है बजट में वो किस तरह पूरा करेगी। तो डॉक्टर साहब, अभी तक जो हुकूमत कह रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है इसलिए हमें बढ़ानी पड़ रही है, अब अभी जैसे आप फरमा रहे हैं कि आज के दिन अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं तो यकीनन इसकी रिफ्लेक्शन आने वाले चंद दिनों में दिखाई देगी, अभी इमीडिएटली नहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन अब लग तो ये रहा है कि जो लेवी के ऊपर स्ट्रैटेजी है हुकूमत की कि आने वाले दिनों में भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होती है तो हमारे यहाँ अब हमें लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत नीचे नहीं आ सकेंगी। ये दुरुस्त बात है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, ये गैर मुमकिन है। और दूसरा खतरा ये है कि वक्ती तौर पर तेल की कीमतें गिरी हैं। मसला ये है कि दुनिया में इस वक्त एनर्जी शॉर्टेज है, गैस की खास तौर पे कमी है, और कुछ फोरकास्ट ये भी हैं कि आने वाले 3-4 महीने में तेल की कीमत $100 तक जा सकती है अगर ओपेक प्रोड्यूसर्स अपने सप्लाई में इजाफा नहीं करते हैं।
तो इस वक्त जो ऑयल की प्राइस है वो इस वक्त बहुत ही मोबाइल है, और ये कहना कि क्या होगा ज़रा मुश्किल है। खतरा ज़रूर मौजूद है कि आने वाले हफ्तों में इसमें इजाफा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है वहां पे और फ्लक्चुएट कर सकती है प्राइसेस, इसलिए खुश होने की बात नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया पेट्रोल। एक कॉमनर हमसे ये सवाल करता है कि ये कहाँ तक जाएगा, तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल आपने तो फॉरकास्टिंग की होगी इसको देखते हुए कि ये तेल की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं सर? देखिए, खुदा न खास्ता अगर आप अपने बजट पे कायम रहे और पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए फी लीटर पे आप लेके गए IMF के प्रेशर के बाद, तो ये 175 से 180 रुपए तक जा सकता है कीमत पेट्रोल की खास तौर पे, और 170 तक हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत। ये बहुत ज़्यादा होगा, इससे अफरात ज़र में बेपनाह इजाफा हो सकता है। क्विकली सर ये बता दीजिएगा, ये जो शुगर प्राइसेस जो हैं वो 150-55 रुपए फी किलो पर पहुंच गई है। फिर एडिबल ऑयल के हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें भी कार्टेलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट करते हुए लोगों ने बहुत खांचे लगाए हैं सरकारी खजाने को। तो इन दो के ऊपर एक बड़ा एम्फेसिस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, लोगों पर वो गिरफ्त मजबूत नहीं हुई जो हुकूमत को करनी चाहिए थी। अब कुछ मुकदमात हो रहे हैं, पर्चे वर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये तो रुकने में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो सब्सिडी भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो सब्सिडी का पैकेज अनाउंस किया गया उसमें चीनी नहीं है। 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ जो होना चाहिए था चीनी नहीं है। दूसरी तरफ सीज़न जो है वो ख़त्म हुआ है, पिछला सीज़न, और प्रोडक्शन शुरू होगा, तो कुछ हद तक इजाफा जो होता है सीज़न के एंड में होता है, और फिर जब सप्लाई आना शुरू होती है शुगर की, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। एक वजह शायद कुछ हद तक ये हो सकती है, मगर इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है पिछले कुछ दिनों में। तो इसलिए परेशानी इस बात की है कि कहीं शुगर का जो, अब मैं गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता लफ्ज़, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं माफिया, कहीं वो फिर से प्रॉफिटियरिंग की तरफ कहीं जा तो नहीं रहा है। अब आप देखिए कि 40 अरब की पेनल्टी लगाई गई शुगर इंडस्ट्री पर, मगर कोर्ट्स ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया, वो रुक गया सिलसिला। तो हम तो मजबूर हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लॉज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में हो सकता है कि कुछ प्राइसेस में जो बेतहाशा अनवारंटेड इजाफा होता है वो ना हो। डॉक्टर साहब, लास्टली ये कहिएगा कि हमारी शो में आपने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि फोरकास्टिंग तकरीबन डबल डिजिट्स के अंदर ओवरऑल इन्फ्लेशन जाएगी 21-22% तक। अभी अगर ये कंट्रोल नहीं होता है, इसी तरह से ये एक्सेलरेट होती रहती हैं प्राइसेस, तो आप उसी पर कायम है 21-22% पर, या आपको लगता है कि इससे भी बढ़ जाएगा? देखिए, मैंने जो कहा था कि डबल डिजिट होगा, अब डबल डिजिट किस रेंज में होगा? और अब इस वक्त हुकूमत कह रही है कि पिछले महीने 9.2% था, मगर हमने जो रिसर्च की है उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम की ज़रूरत है आपको बताने के लिए कि हमारा अंदाज़ा ये है कि इस वक्त 12-13% तक जा चुका है। और अगर पेट्रोलियम लेवी डाल के पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा और किया जाता है, और पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली और बढ़ती हैं, और दूसरी चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं आती, और डॉलर प्राइसेस बढ़ते हैं, और आने वाले हफ्तों में अगर आपका खसारा डबल से ज़्यादा रहा तो रुपये पे प्रेशर रहेगा। उसके नतीजे में देखिए 15-16% तक जा सकता है, मगर ये कि आदाद शुमार जो हुकूमत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स दे रहा है वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स कम बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से खुफिया मुज़ाकरात तो हुए, मुआहिदा हुआ, लेकिन अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कौन कर रहा है, किस मैंडेट के तहत कर रहा है, किन शराइत के तहत हो रहे हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहाली का अमल तेजी से जारी है। TLP से मुआहदे और कलअदम का लफ्ज़ हटाने के बाद एक और बड़ा खतरा सर उठा रहा है। अगर हुकूमत
टीएलपी को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से हटा देती है तो खदशा है कि 70 से ज्यादा कलअदम तंजीमों को भी कानूनी मुआवनत हासिल हो जाएगी। कानून के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत किसी कलअदम तंजीम की बहाली के लिए नजरसानी की अपील मुस्तरद करे तो फिर उसको बहाल करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत की बजाय हाई कोर्ट के पास होता है। अगर हुकूमत बराह रास्त टीएलपी को बहाल करती है तो ये तंजीमें जो अपनी अपीलें मुस्तरद होने के बाद पहले से अदालत में जा चुकी हैं, इस फैसले की बुनियाद पर बराह रास्त हुकूमत से अपनी बहाली का मुतालबा कर सकती हैं। हुकूमत ने 554 नाम फोर्थ शेड्यूल में दर्ज हैं, उनमें से 227 का नाम फोर्थ शेड्यूल से निकाला है। अब नेक्टा इन अफराद के अकाउंट्स और असासों की बहाली के लिए मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी करेगा। हुकूमत ने एक जानिब मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी किए हैं, वहीं ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत और कलअदम टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान फायरबंदी और मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान के ज़राए ने बताया है कि अफगान तालिबान के कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी जानिब से मुज़ाकरात कामयाब कराने की कोशिश जारी है। अभी अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो बात हो रही है, इस हवाले से अहम ज़राए ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के सूबे खुसदार के अंदर जो है वो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं अब किस मैंडेट के तहत हो रहे हैं, कौन लोग शामिल हैं, किन कंडीशंस के तहत हो रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशानात बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ पर उसके साथ खुफिया मुआहिदा हुआ, उस पर अमल दरामद भी जारी है। मुआहिदा बाला है, पार्लियामान में नहीं है, पब्लिक के सामने नहीं है, लेकिन अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसकी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो खुफिया मुआहिदा हुआ, दूसरी तरफ फिर एक खुफिया बाला मुआहिदा हो रहा है। इस पर भी सवालात नहीं उठेंगे जनरल साहब? देखिए, इस किस्म की जो बातचीत होती है वो आमतौर पर पहले तो खुफिया ही रहती है, क्योंकि मामलात बड़े संगीन हैं और बड़े नाजुक हैं इस सिलसिले पर। और जहाँ तक ये कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके मुतालिक मेरे ख्याल पाकिस्तान में बड़ी दो वाज़ेह आरा मौजूद हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया है और 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के जवान और बूढ़े बच्चे सब कुर्बान हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ आप मुआहिदा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हर एक का हाथ पाकिस्तान के खून में रंगा हुआ है और पाकिस्तान का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और फिर ये कि क्या मुआहिदे के बाद इनको जब कहेंगे हम अमन पसंद हो गए हैं, तो कौन गारंटी देगा इसकी कि इन मुआहिदे पर ये अमल भी करेंगे कि नहीं? क्योंकि इससे पहले भी एक तारीख है जैसे लोगों की कि मुआहिदात हुए हैं, इन्होंने हमेशा उनसे इनहाफ भी किया है और जहाँ से इनको पैसे ज़्यादा मिले हैं इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचाया है। मैं बड़ा ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर तो ये मुआहिदे का मकसद सिर्फ ये है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको अलहदा कर दिया जाए और जो हार्ड कोर हैं ऐसे उनको फिर बाद में टारगेट किया जाए, तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत तो हो सकता है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के किसी स्टेज पर वफादार हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारी गलतफहमी होगी। जो हार्ड कोर हैं उनको वैसे अलहदा करना, ये आमतौर पे जब इस किस्म के तंजीमों से वास्ता पड़ता है तो मुख्तलिफ किस्म के हरबे आजमाए जाते हैं इसमें। इनमें एक तरीक़ेकार यही है जिससे मैंने अर्ज़ की। जैसे बिल्कुल आप जैसे फरमा रहे हैं कि हज़ारों शोहदा का खून जिनके हाथ पर है उनके साथ मुज़ाकरात या मुआहिदा किस मैंडेट के तहत हो रहा है, शराइत क्या होंगी, कौन कर रहा है, ये तो वो सवाल है जो उठाए जा रहे हैं। अभी मैं टीएलपी से मुताल्लिक दे रहा था, सीडीटी के इंस्पेक्टर ने एक बड़ा दर्द भरा ख़त लिखा है और उस खत के अंदर जो पुलिस के पास इक्विपमेंट है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी दर्द भरी कहानी सुनाई गई है कि हमारे पास है क्या और फिर हमें कैसे लड़वाया जाता है और उसके बाद फिर हमारे लोगों की लाशें गिरती हैं। अब तो ये एक सेंटिमेंट तो बड़ी तेज़ी से उभर रहा है और ये एग्रेशन भी है, ये एक फ्रस्ट्रेशन भी है उन लोगों की जो जाने दे रहे हैं। देखिए, स्टेट की सबसे बड़ी नाकामी उस वक्त है जब आप अपनी फोर्सेस को अपने लोगों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। इसके बाद से जो भी होगा वो आपकी नाकामी ही होगी इसमें। तो पुलिस को जब हमने टीएलपी के सामने खड़ा कर दिया तो स्टेट ने तो अपनी नाकामी का एतराफ़ उस वक्त कर लिया था उस वक्त। और फिर जो इत्तलात थी और जो हमने देखा भी, पुलिस बगैर हथियार की थी और उनका काम कैसे आसान हो सकता है। क्या हम ये समझ रहे थे कि टीएलपी बड़े पुरअमन तौर पे जा रही है, उनकी पहले उनकी तारीख है, पुरअमन तो कभी नहीं रहे। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसमें स्टेट का नुकसान हुआ है। इसमें मुआहिदे को आप जिस नज़र से भी कह लें, हम जो मर्जी इसको नाम दे लें कि ये हमारे अपने लोग थे,
या जो भी इनके मकासद थे, लेकिन कोई भी मकसद आपको अपने मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देता। कोई भी मुल्क, कोई भी मकसद इतना बड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस मकसद के तहत अगर आप चल रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी और उनके नामोज का हमने अलम उठाया हुआ है, तो क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम अपने ही मुल्क में हथियार लेके चढ़ दौड़ें, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ हर वो काम इस्तेमाल करें जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप किसी बात कर रहे हैं, मैं अगले दिन देख रहा था एक क्लिप, किसी पुलिस का जो जवान जो शहीद हो गया, इसमें उसके भाई ने बयान, उसने कहा जी इस बेदर्दी से मारा है टीएलपी के लोगों ने उनको कि उनकी हड्डियां, कि कोई हड्डी भी सलामत नहीं रही। तो क्या ये नामूस रिसालत के मुहाफिजों के ऐसे काम होंगे? वो भी अपने बिल्कुल जैसा ये एक्ट भी काबिल मुज़म्मत है, कंडेमनेबल है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन सर टीएलपी जैसी कोई बैंड आउटफिट हो, ये एक डिफरेंट नेचर है। गो के कहा गया हुकूमत की तरफ से कि ये भी दहशतगर्द तंजीम है, मजहबी नहीं है, इनके ताने बाने कहाँ मिलाए गए। उसके बाद फिर एक यू टर्न लिया गया। वो टीटीपी जैसी बैंड आउटफिट हो जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब इनके साथ खुफिया मुआहिदात होते हैं तो सर ऐसे मुआहिदात की हैसियत क्या होती है जिसको पार्लियामान की तौसीक हासिल नहीं होती, या जो मजबूत नहीं होते, वो सीक्रेसी होती है जिसके अंदर, ऐसे मुआहिदात कहाँ लाए करते हैं और कितने मजबूत होते हैं? देखिए, मुआहिदात की उम्र ज्यादा नहीं होती। जिस तक कारआमद रहेंगे, जब तक दूसरी पार्टी जिसके साथ मुआहिदा कर रहे हैं वो इस पर कारबंद रहेगी और उनकी गारंटी कोई दे नहीं सकता। फिर आपकी अपनी स्टेट की तरफ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, जब वो सीन से हट जाएंगे और दूसरे लोग आएंगे, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो इसकी पासदारी करने के पाबंद होंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ एक सिस्टम राइज है, उस सिस्टम के तहत ही हमें सब कुछ काम करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो आम पब्लिक नहीं की जा सकती। सब लास्टली ये कहिएगा, मतलब यकीनन ये एहतमाल तो है अभी भी कि मुस्तकबिल में क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है, गैर यकीनियत है, अनसर्टेनिटी है कि क्या दोबारा से आएंगे या ये जो मुआहिदा हुआ है और बताया जा रहा है कि आइंदा के लिए रास्ता रोक दिया गया है, रास्ता रुकेगा। अब ये कहिएगा सर कि इससे हुकूमत कितनी कमज़ोर हुई है, और एट दिस पॉइंट इन टाइम रिट को जब आप नहीं करा सके तो हुकूमती रिट कायम नहीं हो सकी, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है, अपनी सियासी पोजीशन क्या दिखाई देती है आप? देखिए, स्टेट कमजोर हुई है, हुकूमत तो कमजोर होगी, क्योंकि मैंने कहा हुकूमत की नाकामी तो आपको उस दिन वाज़ेह हो गई जिस दिन आपने पुलिस वालों को इनके सामने खड़ा कर दिया और 6 पुलिस के जवान हमारे शहीद हो गए। और मैं उस दिन हैरान था जब कहा जा रहा था कि मुबारक हो पूरी कौम को। ये मुबारकबाद उन 6 शहीदों के खून में लिपटी हुई थी। उनके बारे में, उनके अहल-ओ-याल के बारे में आप जितने मर्जी पैसे दे दें, क्या उसका नियमत बदल हो सकता है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हुकूमत एक तरफ एक ऐलान करती है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ताने बाने आपके कहीं से मिलते हैं और हुकूमत के बड़े बुजुर्ग ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ये सब इक़दामात भी करने पर मजबूर है, तो फिर हुकूमत ने तो अपने आप को खुद कमज़ोर किया है, खुद अपने आप को इस स्टेज पे लेके आई है हुकूमत। और इससे भी ज़्यादा नाकामी, देखिए, ये एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं हो जाता, इतने लोग एक दिन में तो इकट्ठे नहीं हो जाते। ये जो पंजाब हुकूमत है ये कहाँ पर थी? इनके वज़ीर आला कहाँ थे? वज़ीर कानून कहाँ थे इनके? उसके बाद ये पुलिस है वो कहाँ पर थे? स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी? इतने ज़्यादा आपके पास महकमे हैं, क्या आपको इससे बाखबर नहीं कर रहे थे इनसे कि ये जो आ रहे हैं, इनका जो 12 रबी अव्वल के जो इज्तिमा है उनमें इनके इरादे क्या हैं, इसको आगे कहाँ पे लेके जाने को तैयार हैं ये लोग? तो हुकूमत की जहां तक नाकामी का ताल्लुक है उसकी तो एक फहरिस्त आपके सामने नजर आ रही है आपको। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, ऐसे मुआहिदात यकीनन मजबूत नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म देरपा नहीं होते, इस हवाले से सोचने की बात है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे डस्का इंतखाबात, हुकूमत पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। डस्का इंतखाबात की रिपोर्ट सामने आई है, मजीद इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो इल्ज़ामात क्या है बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली में कौन कौन मुलव्विस था? ज़िमनी इंतखाब की तहलका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट ने बहुत से चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट ने धुंध में छुपे तमाम तर चेहरे बेनकाब किए हैं। तहलका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ रही हैं। पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह धांधली में मुलव्विस। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान को पहले पसरूर फिर सियालकोट ले जाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठी हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक
एसी डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई। मीटिंग में फिरदौस आशिक अवान और डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास भी मीटिंग में मौजूद थे। प्रिजाइडिंग अफसरान को शनाख्ती कार्ड की नकूल पर भी वोट डालने की इजाज़त देने का कहा गया। अमले को कहा गया कि पुलिस और इंतजामिया के काम में मुदाखलत नहीं करनी। इंतखाबी अमला और सरकारी मशीनरी कानून शिकनों की कठपुतली बने रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में लापता प्रिजाइडिंग अफसरान का किरदार भी मशकूक सामने आया है। इंक्वायरी में इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान को भी जिम्मेदार करार दिया गया है। इसी तरह से डीआरओ और रिटर्निंग अफसर को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी से दूर रखने की सिफारिश की गई है। डीआरओ आबिद हुसैन और आरओ अतर अब्बास इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान थे। इंक्वायरी कमीशन ने फॉर्म 45 और 46 में तरमीम की भी सिफारिश कर दी है। फॉर्म 45 और 46 में पोलिंग एजेंट की जो रिसीविंग है उसका खाना शामिल करने की जो रिसीविंग करता है वो जब वो मौजूद नहीं था उसकी सिफारिश की गई है कि पोलिंग एजेंट का खाना भी मौजूद होना चाहिए ताकि तौसीक हो सके। अब ये जो फाइंडिंग्स है इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट की, अगर इसके मुताबिक एक्शन भी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि जो लोग इस धांधली के अंदर मुलव्विस थे, तो तभी मुस्तकबिल में इस तरह की धांधली का रास्ता रोका जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक रखें खैर। अल्लाह हाफ़िज़।